Welcome to this class, my dear candidates. This is Asim Khaja back with a new video today. And today we are going to discuss about the magnetism chapter of class 12. Now in this chapter, I just need to give you some basic information first of all, some introduction first, so that you can understand it fully. In the previous chapter, current electricity, what we discussed is the flow of electric charges. पिछले सेक्शन में हमने क्या डिस्कस किया? इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो के बारे में. ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस जब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती है, किसी मखसूस डायरेक्शन में चलती है, तो इलेक्ट्रिक करंट बनाती है. ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में डिस्कस की है. नाउ अब इस चैप्टर में, मैग्नेटिज्म के चैप्टर में, हम इसी करंट के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहली डेवलपमेंट वो हुई 1820 में, जब एक बंदा आया जिसका नाम था हेनरी क्रिश्चियन ऑस्टर्ड. हेनरी क्रिश्चियन ऑस्टर्ड 1820 में ये अपनी लैब में थे. तो इनके सामने एक करंट कैरिंग वायर रखी हुई थी. ठीक है, और इस वायर के थ्रू करंट चल रहा था. ठीक है, तो इन्होंने अपने सामने इस वायर के सामने एक मैग्नेटिक नीडल रखी हुई थी. ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा कि जब करंट इस वायर के थ्रू चलता है तो मैग्नेटिक नीडल जो है, कंपास की नीडल जो है, उसमें डिफ्लेक्शन होता था. ठीक है, वो नीडल जो है वो नॉर्थ साउथ पोजीशन में नहीं रहती थी, वो थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाती थी. ठीक है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेती थी जब इस तार के थ्रू करंट चलता था. ठीक है, तो ऑस्टर्ड ने जब ये देखा तो उन्होंने बोला कि ये क्या हो रहा है, व्हाई इज दिस हैपनिंग दैट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू दिस वायर इट इज डिफ्लेक्टिंग दिस मैग्नेटिक फील्ड. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्विच बंद कर दिया. ठीक है, तो करंट बंद वायर के थ्रू, तो डिफ्लेक्शन भी गायब. स्विच ऑन कर दिया तो करंट चल रहा था फिर से वायर के थ्रू, तो डिफ्लेक्शन फिर से. ठीक है, तो इन्होंने ये जान लिया कि जरूर कोई ना कोई चीज जो है वो बनती है जब करंट किसी तार के थ्रू चलता है. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि करंट जब किसी तार के थ्रू चलता है तो वो जरूर मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहिए. ठीक है, तो ऑस्टर्ड ने क्या पता लगाया, ऑस्टर्ड को पता चला कि जब किसी तार के थ्रू करंट चलता है तो वो करंट क्या बनाता है, दैट फॉर्म्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. ठीक है, बिकॉज उसी का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक नीडल के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करके उसको डिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, मैग्नेटिक नीडल के साथ कौन इंटरेक्ट कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड ही इंटरेक्ट कर सकता है. मैग्नेटिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड ही लड़ सकता है. ठीक है, तो ऑस्टर्ड ने यह पता लगाया कि जब किसी तार के थ्रू करंट चलता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है. ठीक है, तो ऑस्टर्ड ने एक नई बुनियाद रखी. इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो है दे आर इंटर रिलेटेड. ठीक है, कि तार के थ्रू जब करंट चलता है, ये करंट क्या बनाता है, इट फॉर्म्स द मैग्नेटिक फील्ड. तो उन्होंने एक नई ब्रांच का कयाम किया विच वी कॉल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. विच वी कॉल एज व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. तो इन्होंने कहा इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है, दैट मैग्नेटिक फील्ड वी कॉल एज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ दैट वी कॉल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इज इट क्लियर? तो सबसे पहले यह माना जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी एक अलग ब्रांच है, मैग्नेटिज्म एक अलग ब्रांच है. लेकिन ऑस्टर्ड के एक्सपेरिमेंट ने यह बता दिया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है ये अलग अलग चीजें नहीं है, दीज आर इंटर रिलेटेड. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही, चार्जेस के फ्लो के वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड बनता है. तो उसके लिए एक नई ब्रांच बनाई गई फिर, दैट वी कॉल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को साथ में मिलाया. ठीक है, और एक नई ब्रांच हमारे पास आ गई विच वी कॉल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इज इट क्लियर? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of magnetism due to electric current. Is it clear? तो अब हमें यह चीज पता चली कि जब किसी तार के थ्रू करंट चलता है, ठीक है, तो वो करंट क्या बनाता है, वो करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है. इज इट क्लियर? तो ऑस्टर्ड ने हमें यह बताया 1820 में, ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट से कि तार के थ्रू जब करंट चलता है, करंट चलने का क्या मतलब है, चार्जेस का फ्लो जब होता है किसी तार के थ्रू,
तो वो फ्लो जो है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इज इट क्लियर? अब उस पे आगे आगे बहुत सारा रिसर्च होता गया, तो अब एक लॉ हमें यहां पे पढ़ना है, दैट इज बायो-सेवर्स लॉ। अब ध्यान से सुनिए, अब तार के थ्रू करंट चल रहा है, ये तो हमें पता चला। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा था वो ये था कि जब तार के थ्रू करंट चलता है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि तार के थ्रू जब करंट चलता है तो वो करंट कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम निकालना चाहते थे। ठीक है, तो जहन में दूसरी चीज आ गई, पहले ये पता चला कि करंट चलने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसके बाद हमने ये जानने की कोशिश की कि जब तार के थ्रू करंट चलता है तो वो करंट कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, तो उसका जवाब हमें दिया किसने? बायो-सेवर्स लॉ ने। ठीक है, तो बायो-सेवर्स लॉ डील करता है, इट डील्स विद द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। व्हाट इज बायो-सेवर्स लॉ? इट्स a law which deals with the magnetic field, which deals with the magnetic field produced due to a current carrying wire, due to a current carrying conductor. ठीक है, तो बायो-सेवर्स लॉ ने हमें क्या बताया? बायो-सेवर्स लॉ ने हमें बताया कि किसी तार के थ्रू जब करंट चलता है तो वो करंट कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट फर्स्ट नाउ। अब ध्यान से सुनिए एक बात, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में पढ़ा है कि सबसे छोटी चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड बना सकती, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकती है, दैट वी कॉल एज पॉइंट चार्ज। ठीक है, सबसे छोटी चार्ज जो क्या बना सकती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकती है, ठीक है, दैट वी कॉल एज ए पॉइंट चार्ज। ऐसे ही बायो-सेवर्स ने भी बोला कि सबसे छोटी चीज जो मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है, दैट वी कॉल एज करंट एलिमेंट। ये याद रखिएगा। अब ध्यान से सुनिए, अगर मेरे पास ये एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, ये एक वायर है मेरे पास, ठीक है, इसके थ्रू करंट चल रहा है, ओके, इसके थ्रू करंट चल रहा है, ठीक है, तो ये करंट जब इसके थ्रू चलेगा तो ये क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, बायो-सेवर्स ने क्या बोला? बायो-सेवर्स ने बोला कि ये कंडक्टर का हम एक छोटा हिस्सा लेंगे, बहुत छोटा हिस्सा लेंगे। यहां पे देखिए, ये कंडक्टर का मैंने एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, इतना सा, ठीक है, इसकी लेंथ है dl, ठीक है, और इसके थ्रू करंट चल रहा है I। इस एलिमेंट के थ्रू मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ dl है, और इसके थ्रू करंट कितना चल रहा है? I चल रहा है। ठीक है, तो बायो-सेवर्स ने बोला कि ये जो I मल्टीप्लाइड बाई dl है, इस करंट एलिमेंट के थ्रू, इस छोटे से लेंथ एलिमेंट के थ्रू कितना करंट चल रहा है? I करंट चल रहा है। सो I मल्टीप्लाइड बाई dl, he called this as current element. What did he call it? He called it as current element. और इन्होंने बोला कि यही करंट एलिमेंट जो है, इट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इज इट क्लियर? तो करंट एलिमेंट होता क्या है? इट इज करंट मल्टीप्लाइड बाय द वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है, दैट वी कॉल एज ए करंट एलिमेंट। और यही करंट एलिमेंट रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इज इट क्लियर? इधर देखिए, अब यहां पे देखिए, ये एक करंट एलिमेंट बना छोटा सा, ठीक है, मुझे फॉर एग्जांपल इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पॉइंट P पे, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, इस तार में कितने और करंट एलिमेंट हो सकते हैं? बहुत सारे होंगे। यहां पे देखिए, ये करंट एलिमेंट मैंने ले लिया, यहां पे और एक करंट एलिमेंट होगा, यहां पे और एक करंट एलिमेंट होगा, यहां पे और एक करंट एलिमेंट होगा। तो बहुत सारे करंट एलिमेंट्स इस बारे में हो सकते हैं, ठीक है। और हर एक करंट एलिमेंट किसका सोर्स है? मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, ठीक है। ये किसने बताया? बायो-सेवर्स ने बताया, ठीक है। इनके मुताबिक करंट एलिमेंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इज इट क्लियर? और इन्होंने क्या कहा कि इस तार में बहुत सारे करंट एलिमेंट्स होंगे, ठीक है,
और वो सारे करंट एलिमेंट्स जो है वही मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। ठीक है, तो सो द स्मॉलेस्ट सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट? इट इज द करंट एलिमेंट। जैसे स्मॉलेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है? इट इज द पॉइंट चार्ज। एंड ऐसे ही द स्मॉलेस्ट सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज द करंट एलिमेंट। ये किन्होंने बोला? ये बोला बायोसेवा ने। इज इट क्लियर? तो सबसे छोटी चीज जो मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है दैट वी कॉल एज करंट एलिमेंट। अब ध्यान से सुनिए, अब ये एक वायर है मेरे पास, ये एक छोटा सा करंट एलिमेंट भी मैंने ले लिया, ठीक है, I इंटू dl, एंड करंट एलिमेंट जो है इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। ये याद रखिएगा, करंट एलिमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन वही मानी जाती है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट चलता है। ठीक है, सो व्हाट इज दिस करंट एलिमेंट विच इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज द करंट एलिमेंट। एंड करंट एलिमेंट क्या होता है? इट इज करंट मल्टीप्लाइड बाय द स्मॉल लेंथ dl ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, सो दिस फॉर्म्स ए करंट एलिमेंट, और करंट एलिमेंट क्या होता है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एंड इट इज द स्मॉलेस्ट थिंग दैट कैन क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड। इज इट क्लियर? अब ध्यान से सुनिए, अब बायोसेवा क्या बोलता है? इन्होंने कहा फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉइंट P है, यहां पे इस पॉइंट P पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, बिकॉज इस वायर के थ्रू करंट चल रहा है, I करंट चल रहा है इसके थ्रू। ठीक है, और मैं इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं कि ये तार कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी इस पॉइंट P पे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इस पॉइंट P को इस करंट एलिमेंट के साथ जोड़ देता हूं। ये करंट एलिमेंट बहुत छोटा है, इट्स अ वेरी स्मॉल इन लेंथ। यहां पे मैंने थोड़ा बड़ा सा बनाया है, बट इट्स अ वेरी स्मॉल एलिमेंट, बहुत ही छोटी लेंथ का है ये, अप्रोचिंग 0। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, इस पॉइंट P पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स यहां पे कौन है? इट इज दिस करंट एलिमेंट। ये करंट एलिमेंट कितना मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बनाएगा, ठीक है, वो देखना हम चाहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, ये करंट एलिमेंट है, ठीक है, दिस इज द करंट एलिमेंट, एंड दिस करंट एलिमेंट मेक्स एन एंगल थीटा, ठीक है, विद दिस डायरेक्शन। ठीक है, ये पॉइंट P कितना दूर है इस करंट एलिमेंट से? R डिस्टेंस दूर है। ठीक है, तो इसके थ्रू करंट चल रहा है। ठीक है, एंड इट्स अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड इट्स अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू बायोसेवा। ठीक है, तो यहां पे इसके थ्रू जब करंट चलता है तो ये यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो बायोसेवा कहते हैं इस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कुछ चीजों पे डिपेंड है। ठीक है, वो चीजें क्या है? फर्स्ट, इट स्टेट्स दैट, बायोसेवा लॉ क्या स्टेट करता है? इट स्टेट्स दैट, इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, इट स्टेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड at any point P which is at a distance R from the current element and makes an angle theta with R is found to be। ध्यान से सुनिए, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बना पॉइंट P पे इस करंट एलिमेंट की वजह से, ठीक है, जब पॉइंट P कितना दूर है इस करंट एलिमेंट से? R डिस्टेंस दूर है, और करंट एलिमेंट और R के दरमियान कितना एंगल है? थीटा है। तो बायोसेवा ने बोला, इसको पहले मैं रब कर देता हूं ऊपर से। अब ध्यान से सुनिए, तो पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ये करंट एलिमेंट? क्योंकि ये छोटा सा एक एलिमेंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा सा बनाएगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा मैग्नेटिक फील्ड जो बना दैट वी विल डिनोट बाय dB। व्हाट इज dB? द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट। वो dB दैट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट I फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। जितना ज्यादा करंट इस
करंट एलिमेंट के थ्रू चलेगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे बनेगा। दैट इज डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये पहली चीज इन्होंने देख ली, ठीक है। दूसरी चीज डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, ठीक है। जितनी ज्यादा लेंथ आप लोगे, ठीक है, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे बनेगा, ठीक है। सो दूसरी चीज डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल। जितना बड़ा लेंथ लोगे, बड़ी लेंथ लोगे, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे बनेगा, ठीक है। तीसरी चीज dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल थीटा। इधर देखिए dB मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे कितना बना, ये डिपेंड करता है इस एंगल पे। करंट एलिमेंट और R के दरमियान कितना एंगल है इस पे डिपेंड करता है, इसके साइन पे डिपेंड करता है, साइन ऑफ दिस एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है। दिस इज द थर्ड थिंग। और चौथी चीज इन्होंने देखी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ये डिपेंड करता है ये पॉइंट P कितना दूर है इस करंट एलिमेंट से। दैट इज dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये चार चीजें जो है ये बायोसेवर्ट ने देखी, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे इन चार चीजों पे डिपेंड करता है। करंट पे डिपेंड करता है, कितना करंट चलेगा इस करंट एलिमेंट के थ्रू। डीएल पे डिपेंड करता है, कितनी लेंथ का करंट एलिमेंट आपने लिया है, ज्यादा लेंथ का अगर होगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तीसरी चीज एंगल पे डिपेंड करता है, जो कि करंट एलिमेंट और डायरेक्शन ऑफ आर के दरमियान एंगल है, उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और चौथी चीज उन्होंने देखी, इस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड कि करंट एलिमेंट से पॉइंट P कितनी डिस्टेंस पे। अगर ज्यादा डिस्टेंस पे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे कम बनेगा, ठीक है। तो इन चारों चीजों को हम कंबाइन करना चाहते हैं। सो वी वांट टू कंबाइन ऑल द फोर थिंग्स। वी विल कंबाइन ऑल द फोर थिंग्स। So all the four things combining first, second, third and fourth, we get dB is directly proportional to IDL sin theta upon r²। ओके, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाइए और एक कांस्टेंट लगाएंगे हम, दैट इज dB is equal k into IDL sin theta upon r², ठीक है। एंड दिस के इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट चूज किया है, ठीक है। और यहां पे कौन सा मीडियम एग्जिस्ट करता है पॉइंट P और करंट एलिमेंट के दरमियान, ये इस पे डिपेंड करता है। K का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करेगा, आपने कौन सा सिस्टम चुना है, SI सिस्टम चुना है, CGS सिस्टम चुना है, और पॉइंट P और करंट एलिमेंट के दरमियान का मीडियम कौन सा है उस पे डिपेंड करता है। सो द वैल्यू ऑफ दिस K डिपेंड्स अपॉन, वैल्यू ऑफ K depends upon the system of units and the medium, ठीक है। तो K का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे, कौन सा सिस्टम चूज किया है और कौन सा मीडियम एग्जिस्ट करता है पॉइंट P और करंट एलिमेंट के दरमियान, ठीक है। नाउ यू जस्ट राइट इट डाउन, वी विल प्रोसीड फर्दर। नाउ सी, अब अगर आपने SI सिस्टम चुना है, इन SI सिस्टम, ठीक है, इन SI सिस्टम, और अगर आपने माना है कि करंट एलिमेंट और P के दरमियान जो है वो मीडियम है फ्री स्पेस या एयर है, इन SI सिस्टम एंड मीडियम इज फ्री स्पेस, तो K का वैल्यू जो है this comes out to be mu naught upon 4 pi. Then the value of K is taken to be mu naught upon 4 pi. ठीक है? Now what is this mu naught? This mu naught is called as permeability of medium. Permeability of medium. ठीक है? What is this mu naught called? This is the permeability of the medium. यहां फ्री स्पेस, यहां पे मीडियम हमने कौन सा माना है, फ्री स्पेस और एयर, ठीक है।
सो यहां पे व्हाट डू वी कॉल दिस म्यू नॉट, दिस इज परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, और यहां पे मीडियम कौन है, इट इज द फ्री स्पेस और एयर। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट वाज व्हाट, इट वाज द परमिटिविटी, ठीक है। और ऐसे ही यहां पे मैग्नेटिज्म में म्यू नॉट जो है इट इज कॉल्ड एज परमिएबिलिटी, ठीक है। और परमिएबिलिटी होती क्या है, परमिएबिलिटी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से मीडियम जो है ये मैग्नेटिक फील्ड पे असर डालता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा सा आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। अगर यहां पे ध्यान से सुनिए, इस करंट एलिमेंट ने फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड बनाया 10, ठीक है, मैं मैग्नीट्यूड बता रहा हूं, फॉर एग्जांपल 10 यूनिट्स मैग्नेटिक फील्ड बनाया इसने, ठीक है, यहां पे। तो हम देखते हैं इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 10 नहीं रहता, इसने बनाया तो 10 था लेकिन यहां तक वो 10 नहीं पहुंचता पॉइंट पी तक, ठीक है, मीडियम उसको कम कर देता है। फॉर एग्जांपल यहां तक 4 पहुंच गया, ठीक है, तो मीडियम ने या इसने तो बनाया था 10, इसने 10 बनाया था, ठीक है, लेकिन इस पॉइंट तक कितना पहुंचा, 4 ही पहुंचा। ये 6 कहां गया, ये 6 मैग ये जो मीडियम इसके दरमियान है वो खा गया। मीडियम की वजह से इसने तो 10 बनाया था लेकिन यहां तक 4 पहुंच गया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को कम कर दिया किसने, मीडियम ने। और मीडियम की ये प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड पे असर डाले, मैग्नेटिक फील्ड को कम कर दे, ठीक है, दैट वी कॉल एज परमिएबिलिटी, दैट वी कॉल एज व्हाट, परमिएबिलिटी। तो क्या होती है परमिएबिलिटी, एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू डिक्रीज टू इफेक्ट द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इज इट क्लियर। अब ध्यान से सुनिएगा, अब यहां पे इस वाली एक्सप्रेशन पे आ जाइए, यहां पे इस k का वैल्यू डालिए, तो dB किस बराबर आएगा, dB इज इक्वल k इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin theta upon r square. So this is the amount of magnetic field, magnitude of this magnetic field which is formed at point P, जो point P पे बनेगा, ठीक है, और ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वी नीड टू स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन, हमें इसकी डायरेक्शन भी बतानी है। तो डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, वी विल राइट अ वेक्टर इक्वेशन, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड जो है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, सो हम इसकी वेक्टर इक्वेशन लिखेंगे। तो चलिए वेक्टर इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल राइट अ वेक्टर इक्वेशन, dB दिस इज व्हाट, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बना, ठीक है। और दूसरी चीज अब हम निकालना चाहते हैं, पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड बना उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। सो वेक्टर फॉर्म क्या देगा हमें, वेक्टर फॉर्म इस एक्सप्रेशन का हमें देगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड बना उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लिखने के लिए वी विल राइट इट लाइक दिस, dB इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस ऑफ r अपॉन r क्यूब, ठीक है। दिस एक्सप्रेशन विल गिव यू व्हाट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है। इधर देखिए, द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन dl एंड r, dl और r के दरमियान का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा पॉइंट P पे, ठीक है। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट हमें कैसे लेना है इसका, ध्यान से सुनिए, वी विल यूज अ राइट हैंड पाम रूल। So to find the direction of magnetic field at point P, what do we use? We use right hand palm rule. So what are we going to discuss is the right hand palm rule. Right hand palm rule will give us what? It will give us the direction of magnetic field at point P. ठीक है, अब देखिए वो कैसे आपको करना है, I will show you. अब देखिए आप अपना राइट हैंड निकालिए, राइट हैंड में से अपना थंब जो है वो आप करंट एलिमेंट की डायरेक्शन में लगाइए। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैंने क्या किया, मैंने अपना थंब पहले पॉइंट कर दिया, ये थंब मुझे किसकी डायरेक्शन में पॉइंट करना है, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन में। और करंट एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, वही डायरेक्शन जिस डायरेक्शन के थ्रू करंट चलता है, ठीक है। और अपना जो ये पाम है मेरा, ठीक है, ये पाम मुझे फेस करना है टुवर्ड्स पॉइंट P, ये पॉइंट P मेरे पाम पे आ जाना चाहिए, ठीक है। इधर देखिए ये आइडियल है ऊपर की तरफ, ठीक है, थंब ने दिखाया आइडियल ऊपर की तरफ है, तो ये पाम जो है ये किस तरफ है, R की तरफ है, ठीक है। और पॉइंट P किस पे आना चाहिए, मेरे पाम पे आना चाहिए। इधर देखिए पॉइंट P मेरे पाम पे आ रहा है, इधर देखिए
ये थंब किसकी डायरेक्शन दिखा रहा है? आइडियल की। ये पॉइंट P मेरे पाम पे आ रहा है, ठीक है। ये पाम किसकी डायरेक्शन दिखा रहा है? आर की, ठीक है। और ये पॉइंट P मेरे पाम पे ही आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, अब मेरी पाम पे परपेंडिकुलर डालिए, ठीक है। लेकिन कैसे? परपेंडिकुलर दो साइड से डाल सकते हैं हम, यहां से भी, यहां से भी, ठीक है। तो ये वाला परपेंडिकुलर, पाम के साइड का परपेंडिकुलर जो है, दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ